नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय को पढ़ाते हैं। तो अभी कुछ दिनों से हम डिस्क्रिप्टिव क्लास ले रहे थे, सामाजिक परिवर्तन पढ़ा, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांत, स्वरूप आदि के बारे में पढ़ा। आज फिर हम प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। आज प्रैक्टिस सेट की क्लास है। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, कम से कम 40-50 प्रैक्टिस सेट हो चुके होंगे दोस्तों। ये जो है मैंने नया सीरीज शुरू किया था प्रैक्टिस सेट का, इसमें ये 12वां क्लास है। और ये नेट 11 जीडीसी जीआईसी लिखा तो है दोस्तों, किंतु ये ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जिसमें पूछा जाता है तो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आरपीएससी का एग्जाम होने वाला है, या फिर आप कहें कि बिहार में एग्जाम आने वाली है, पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टीआरई 4 आने वाला है, या फिर एमपी सेट के जो एग्जाम होने वाले हैं, झारखंड जो है जेट के नाम से आया है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सभी जगह जहां पे सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से यहां से उसमें क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, तो पहले प्रश्न पे आते हैं। भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ। बहुत ढेर सारे किसान आंदोलन हुए हैं भारत में, इसकी असफलता के क्या कारण रहे हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय आंदोलन होते रहे हैं, और इसमें होता क्या है कि कुछ थोड़ी बहुत सुधार कर दिया जाता है तो आंदोलन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा आंदोलन रहे, थोड़ा बहुत संशोधन करने के पश्चात क्या होगा, वह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। जैसा अभी भारत सरकार ने किसान के संदर्भ में 3 कानून लाए थी, 3 कानून किसानों के संदर्भ था। उसमें फिर क्या होता है, आंदोलन होते हैं, सरकार ने उसमें संशोधन किया, फिर वो क्या हो जाता है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी किसान आंदोलन बिना श्रम संघ या संगठन के नहीं होता। तो पहले ये पूछा है कि श्रम संघ विद्यमान नहीं होते थे, तो ऐसा नहीं है बिना संगठन के कोई आंदोलन नहीं हुआ था, ऐसी बात नहीं है। यानी कि सब में संघ विद्यमान थे। या फिर संघ रुचि नहीं लेते थे, नहीं, संघ रुचि भी लेते थे, आंदोलन बड़े व्यापी हुए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भूमि सुधार नहीं किए गए, ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये बात गलत है, क्योंकि भूमि सुधार किए गए हैं, जमींदारी उन्मूलन तमाम तरीके के भूमि सुधार किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। पूछा है कि आंशिक भूमि सुधार किए गए, तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, किसानों से संबंधित कोई भी आंदोलन जब होते हैं तो सरकारें क्या करती हैं, इन आंदोलन को समाप्त करने के लिए कभी कभी पूरी तरीके से, कभी कभी आंशिक रूप से उस कानून में संशोधन कर देती हैं, तो आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है? सामाजिक विकास, जिसे हम समाज के विकास के बारे में गणना करना चाह रहे हैं कि समाज में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें कौन सा सूचक नहीं है, ये पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास अलग अलग चीजें हैं। स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तो सामाजिक विकास है। जीवन यापन की गुणवत्ता, यानी हमारे जीवन के संसाधनों में वृद्धि होगी तो भी क्या है, सामाजिक विकास है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा तो भी सामाजिक विकास है। हमारे खान पान रहन सहन के स्तर, जिसे जीवन यापन कहा जाता है, ये सब किस में आते हैं, सामाजिक विकास में आते हैं। जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है, आर्थिक रूप से जो विकास होता है यह होगा, यह सामाजिक विकास नहीं, यह आर्थिक विकास है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ये कोटेशन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा दोस्तों। मैंने इसको एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे ही क्वेश्चन को लगाया था, उस पे क्या से पोल क्वेश्चन लगाया था,
तो कई लोगों ने कई आंसर दिए हैं, जैसे डीपी मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, सभी लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने। जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए, अशांति का कारण पूंजीवादी विकास, यानी कि पूंजीवादी विकास के पथ ने क्या किया है, सामाजिक अशांति को बढ़ावा दिया है। ऐसा कथन जो है AR देसाई, रमन लाल देसाई महोदय द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये है अक्षय लाल रमन लाल देसाई, ए ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। पिछली बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि पोल में बहुत से बच्चों ने बताया कि डीपी मुखर्जी हैं, जो कि गलत है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा देसाई महोदय से पूछा गया है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न, आप लोगों ने बार बार देखा होगा। विकास का वर्ड सिस्टम थ्योरी इंग्लिश में भी लिखा है दोस्तों। विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से विकास का वर्ड सिस्टम थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? वर्ड सिस्टम थ्योरी इनकी जो है सिद्धांत भी है। वर्ड सिस्टम थ्योरी जो के नाम से एक बुक भी है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, यह वालरस्टीन महोदय द्वारा दिया गया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो पुस्तक है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। यह पुस्तक 1798 में ईस्वी में आई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा है। जी मार्शल, MK प्रेमी, टी माल्थस, पीटर और कॉक्स। तो आप सभी लोग जो समाज जनसंख्या का समाजशास्त्र का अध्ययन किए होंगे तो जानते होंगे कि पहली बार एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक जो है थॉमस माल्थस, टी माल्थस महोदय द्वारा लिखा गया था 1798 में। कुछ इनके बारे में जनरल चीजें पूछी जाती हैं, तो ये जान लीजिएगा कि यह एक जो है पादरी थे। इन्होंने पहली बार जो है 1798 में जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में इस पुस्तक को लिखा था। दो तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने बताया कि जनसंख्या क्या होती है, गुणात्मक रूप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से। खाद्यान्न जो होती है वो धनात्मक रूप से बढ़ती है, जैसे 1 से 2 होगी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस प्रकार से ये अंकगणिती और वो जो होता है गुणात्मक ढंग से बढ़ती है। तो साथ साथ माल्थस ये कहते हैं कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि प्रत्येक 25 वर्षों में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यहां से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो कि पूछा जाता है कि कितने वर्षों में, माल्थस ने बताया कितने वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, तो 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो इसी पुस्तक में इसका उल्लेख किया हुआ है माल्थस महोदय ने। इसके साथ साथ और चीजें आती हैं माल्थस से इस पुस्तक में जो उल्लेख किया हुआ है। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय बताए हुए हैं, प्राकृतिक और फिर उसके बाद कृत्रिम, इस प्रकार से नियंत्रण की चर्चा करते हैं। कभी हम स्पेशल जो है माल्थस की जनसंख्या सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो उसमें हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे कि माल्थस क्या क्या सिद्धांत देते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका, सोशल कैपिलरिटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, प्रयोग किसने किया है? तो यह पुस्तक अवधारणा जो है सामाजिक केशिका का सिद्धांत, विकल्प में है थॉमस माल्थस, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड हार्डीमैन, डी ड्यूमा। तो आप लोग जानते रहिएगा कि यह जो है आइसले ड्यूमा महोदय द्वारा दिया गया है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रजनन शक्ति के निर्धारकों को किसने विस्तार से व्याख्या की है? विस्तार से किन विद्वानों ने चर्चा किया है या किस विद्वान ने बताया है? तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या में वृद्धि के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आता है, डबल डे का सिद्धांत आता है। यहाँ पे जनसंख्या शक्ति के निर्धारकों की बात करेंगे तो ये जो है डेविस और लुथियस ब्लैक महोदय द्वारा दिया गया है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने गरीबों के संदर्भ में कहा कि गरीबों को यदि क्या है पूंजीपति वर्ग से जीतना है या विजय प्राप्त करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना चाहिए। और डबल डे महोदय जो है आहार सिद्धांत देते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके सिद्धांत को कहा जाता है जनसंख्या अतिरेक का सिद्धांत। तो पूछा जाता है कि जनसंख्या अतिरेक का सिद्धांत किसने दिया है, तो कार्ल मार्क्स महोदय ने दिया है। डबल डे ने आहार सिद्धांत दिया है, आहार। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आहार सिद्धांत में डबल डे महोदय कहते हैं कि जैसे जैसे खाद्यान्न की वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जनसंख्या में कमी आती जाएगी। तो ये है आहार सिद्धांत जो डबल डे महोदय द्वारा दिया गया है। जनसंख्या अतिरेक का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स महोदय द्वारा किया गया है, जबकि प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत रूप से व्याख्या की बात किया गया है इसमें, तो किंग्सले डेविस और जूलियस ब्लैक महोदय द्वारा दिया गया है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है, इकोफेमिनिज्म शब्द है, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है, ये पूछा हुआ है। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है, तो औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन, स्त्रियों का जीवन और प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, वैश्विक उष्मीकरण। वैश्विक उष्मीकरण हिंदी में लिखा है, ये समझ लीजिए कि ये है ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। तो इकोफेमिनिज्म, ध्यान रखिएगा, प्रकृति का स्त्रियों के साथ किस प्रकार से संबंध है, प्रकृति का और स्त्रियों का जीवन प्रकृति से किस प्रकार से, प्रकृति स्त्री के जीवन से किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो यह बी विकल्प में है, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका किस संबंध किस प्रकार से है, तो इसे इकोफेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। तो इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दिया हुआ है। तो ये परिभाषा जो पूछ रहा है कि सामाजिक कृत्य यानी कार्यों का व्याख्यात्मक समझ पे किसने जोर दिया है, ये पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, पार्सन्स महोदय जो है सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं। सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन की बात करें तो कार्ल मार्क्स महोदय ने पार्सन्स महोदय ने कहा है। मैकाइवर एवं पेज की बात करें तो इन्होंने सामाजिक संबंधों की जाल की बात किया है, तो लिख लीजिएगा। सामाजिक क्रियाएं आए तो पार्सन्स हैं, और सामाजिक संबंधों की जाल की बात करें तो मैकाइवर एवं पेज हैं। सामाजिक तथ्य की बात आए तो ये जो है दुर्खी महोदय का है। जबकि व्याख्यात्मक समझ, सिर्फ इतने शब्द से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, व्याख्यात्मक समझ की बात करें तो यह जो कौन है, मैक्स वेबर। तो ध्यान रखिएगा, सबके लिए मैंने एक लाइन में बताने का प्रयास किया है कि यदि परिभाषा में सामाजिक क्रियाओं की बात कर रहा है तो पार्सन्स महोदय की परिभाषा होगी, और मैकाइवर पेज की बात कर रहा है तो सामाजिक संबंधों की जाल की बात होगी, तो मैकाइवर पेज की परिभाषा में आएगा। सामाजिक तथ्य, यहां पे लिख लीजिएगा,
सामाजिक तथ्य की बात होगी तो वह दुर्खिम की परिभाषा होगी। व्याख्यात्मक समझ की बात कर रहा है तो यह मैक्स वेबर की परिभाषा में है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है। संस्कृति क्या करती है, मानव का पथ प्रदर्शन करती है। यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह विचारधाराएं, कौन सी विचारधारा जो है संस्कृति की इस बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये पूछा है। तो उद्विकासी विचारधारा यह नहीं है, मार्क्सवादी विचारधारा यह भी नहीं है। ये दोस्तों जो है संस्कृति का व्यक्तित्व विचारधारा है। यह व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात कर रही है और व्यक्तित्व को निखारने की बात कर रही है। यह व्यक्ति को पथ प्रदर्शक की बात कर रही है, यानी कि रास्ता दिखाती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। तो यह संस्कृति का व्यक्तिक विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है समाज शास्त्री कल्पना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो जहां से मैंने ये प्रश्न लिया था वहां पे हिंदी में ही दिया हुआ है, समाज शास्त्री कल्पना शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई थी। तो मैंने फिर देखा कि इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। यहाँ पे यदि इंग्लिश शब्द आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह किसकी शब्दावली है। यदि यह इंग्लिश नहीं होता तो बड़ी दिक्कत होती कि यह क्या लिखा हुआ है। तो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करेंगे तो C.W. मिल्स के द्वारा दिया गया है और इसी नाम से इनकी एक पुस्तक भी है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। तो ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है, तो मिल्स महोदय की है। किताब और उसके बाद अवधारणा यानी शब्दावली भी किसने दिया है, तो C.W. मिल्स महोदय ने दिया हुआ है। तो इस चीज पे आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। यदि हिंदी वर्जन में समाजशास्त्री कल्पना आया है तो आप लोग जरूर इंग्लिश वर्जन पे चले जाइए, जहां पे आप लोगों को ये समझ में न आए कि इस हिंदी का क्या मतलब होता है, तो एक बार इंग्लिश के वर्डों को या शब्दों को पढ़ के जरूर देखिएगा, तो आपको आंसर स्पष्ट हो जाएगा। और इसी से मिलती जुलती एक और किताब है, बार बार पूछी जाती है, न्यू सोशलॉजिकल। ध्यान रखिएगा, न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। यह पुस्तक किसकी है, तो यह है स्टीव फुल्लर की। तो दोनों पुस्तकों में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। यदि आता है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन तो यह मिल्स की पुस्तक है, और न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन आता है तो स्टीव फुल्लर की पुस्तक है। और अवधारणा की बात करेंगे तो ये C.W. मिल्स की अवधारणा है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है। तो इसके साथ साथ इसकी क्या है, मरीज के साथ क्या संबंध होंगे, नर्स के साथ साथ क्या संबंध होंगे, और अस्पताल के अन्य सदस्यों के क्या संबंध होंगे, अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ। इस प्रकार से एक व्यक्ति के एक परिस्थिति नहीं अनेक परिस्थितियां होती हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को मिला करके क्या बताया जाता है, परिस्थिति पुंज। इसकी अवधारणा जो है मर्टन महोदय ने दिया हुआ है, परिस्थिति पुंज। लिख लीजिएगा, परिस्थिति अनुक्रम भी मर्टन का है। इसमें परिस्थिति अनुक्रम क्या होता है
कि एक परिस्थिति के बाद दूसरी परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति के बाद तीसरी परिस्थिति जो आती है उसे परिस्थिति अनुक्रम कहा जाता है। एक समय में एक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियों का जो समूह होता है उसे परिस्थिति पुंज कहा जाता है। एक ही समय में एक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं तो सभी परिस्थितियों को क्या कहा जाएगा? परिस्थिति पुंज। अगर एक के बाद दूसरी परिस्थिति, दूसरी के बाद तीसरी आती है तो उसे परिस्थिति अनुक्रम कहा जाता है या परिस्थिति क्रम कहा जाता है। परिस्थिति उत्तराधिकार मतलब कि उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं कि परिस्थिति जो मिलती है उसके उत्तरदायित्व को क्या कहा जाता है, उसके निर्वहन की बात कर रहा है। परिस्थिति असंगति की बात मतलब कि परिस्थिति जो हमको मिली हुई है वह हमारे अनुकूल नहीं है, वह उसमें कुछ समस्याएं आ रही तो वह परिस्थिति असंगति के अंतर्गत आएगा। तो इस परिस्थिति पुंज जो होगा इस आंसर का सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है तो सी विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं? प्राथमिक समूह की बात कर रहा है, कौन सी भौतिक स्थितियां हैं इस यह पूछा हुआ है। विकल्प में है शारीरिक निकटता, आकर्षण और लघुता, सहनशीलता। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक समूह की स्थितियों के बारे में बात करेंगे तो एक होता है शारीरिक निकटता की बात जो है कूले महोदय ने किया था, और दूसरी चीज आकर्षण की बात नहीं करते हैं कि यह समूह क्या होता है? लघु होता है। तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ क्या होती है? सहनशीलता एवं प्राथमिक समूह में देखने को मिलती है। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 जो है डी विकल्प में है तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें आकर्षण नहीं पाया जाता, सहनशीलता, लघुता और शारीरिक भौतिक निकटता के अंतर्गत आती हैं। तो 1, 3, 4 विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? इन विशेषताओं के आधार पर यह बताना है कि प्राथमिक समूह नहीं है, ये पूछा है। तो परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, आप सभी लोग इसको रट के रखिएगा। कूले महोदय ने बताया था कि परिवार, पड़ोस होता है और मित्र मंडली साथी समूह। विद्यार्थियों की कक्षा भी क्या होती है? उनकी साथी का समूह के अंतर्गत ही आती है। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं? प्राथमिक समूह हैं। ये जो स्काउट है ये जो है प्राथमिक समूह नहीं है। तो ये क्या है? तो इसे जो है कूले महोदय ने अर्ध प्राथमिक कहा है। क्या कहा है? अर्ध प्राथमिक समूह। तो स्काउट जो है अर्ध प्राथमिक समूह है, बाकी सभी तीनों जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं हैं? सामाजिक समूह की कौन सी मूल विशेषताएं हैं, यह पूछा हुआ है। तो संगठन, हम की भावना, स्वावलंबन, सुस्पष्ट सांस्कृतिक लक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक समूह में सामाजिक समूह में सबसे पहले क्या होता है? संगठन। तो एक विकल्प सही हो जाएगा। और साथ ही साथ सामाजिक समूह के अंतर्गत हम की भावना पाई जाती है। सुस्पष्ट सांस्कृतिक लक्ष्य की बात करेंगे तो यह समिति हो जाएगी। यह समिति की विशेषता होगी, न कि सामाजिक समूह। सामाजिक समूह में सुस्पष्ट लक्ष्य नहीं पाया जाता, स्वावलंबन भी नहीं पाया जाता। तो ए और 2 विकल्प सही हो जाएगा। 1 और 2 जो है हमारे ए ऑप्शन में है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है। कौन? राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूह, जो समाज के विभिन्न प्रकार के समूह है उसमें क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। सरकारी नीति पर उन सबका कुछ प्रभाव होता है, यानी सबके लिए बराबर के अधिकार की बात कर रहे हैं।
तो ये क्या होगा, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देता है। तो किस प्रकार के समाजों में ये इस प्रकार से होता है कि सबके लिए संतुलन, सभी विभिन्न प्रकार के समूह हो और सबको समान अवसर प्रदान किया जाए। तो यह जो होता है बहुलतावादी लोकतंत्र में, यानी कि सभी प्रकार के इसमें धर्म, जाति आदि प्रकार की विविधता देखने को मिलती हो, तो और सबको समान अवसर भी प्रदान किए जाएं, तो ये बहुलतावादी लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मैच द कॉलम है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। इस तरफ क्या है, लेखक हैं, और इस तरफ क्या है, उनके द्वारा दी गई शब्दावली है, उससे मैच कराना है। पैरेटो महोदय ने जो है गैर शासी विशिष्ट वर्ग की बात करते हैं, तो एक का क्या हो जाता है, दो, जिसे नॉन गवर्निंग एलिट क्लास कहा जाता है। तो एक का दो, एक का दो लगभग सब में है दोस्तों, तो ये तो अभी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन होगा। दूसरा जो है जी मोस्का जो है रूलिंग क्लास की बात करते हैं। इंग्लिश ध्यान रखिएगा, हिंदी अगर आप याद न कर पाए तो लेकिन इंग्लिश ऐसे वर्ड में आप लोग इंग्लिश जरूर याद करने का प्रयास कीजिएगा। शासी वर्ग के अंतर्गत रूलिंग क्लास आता है, जिसकी उल्लेख जो है जी मोस्का महोदय द्वारा किया गया है। तो एक तो सीधा सीधा मिल गया हमारे पास दोस्तों, बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिशेल की बात करेंगे तो मिशेल महोदय ने जो है त्रिआयामी लौह तंत्र, लौह नियम दिया है। अल्पतंत्र का लौह नियम जो है ये मिशेल महोदय का है, और एस ल्यूकाक्स ने जो है त्रिआयामी दृष्टिकोण दिया है। तो ऐसे ऑप्शन जो है बहुविकल्पी प्रश्न में अकेले भी पूछे जाते हैं और कूट में भी पूछे जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आप देख लीजिए, 2, 1, 3, 4 विकल्प सही होगा, बी विकल्प। अगला प्रश्न है सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता रहता है दोस्तों, सामाजिक संस्था कौन सा है, नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, ये पूछा है। तो बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। तो ध्यान रखिएगा यह भी क्या है, समिति का उदाहरण है। राजनीतिक दल यह भी क्या है, समिति है, और मजदूर संघ भी क्या है, समिति है। तो एक आपके पास बचा है बाजार, तो यह क्या है, संस्था का उदाहरण है। संस्था का उदाहरण क्या है, बाजार। बाजार में नियम कानूनों की व्यवस्था पाई जाती है, तो इसे संस्था कहा जाता है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, बाकी सभी क्या है, समिति है। मजदूर संघ, राजनीतिक संगठन और गैर सरकारी संगठन, ये सब समितियों के उदाहरण हैं। आते हैं 19वां प्रश्न। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, मूल्य विरोध जो है समाज के लिए तो अनिवार्य हो ही नहीं सकता। ऐसे जनरल क्वेश्चन बनता है कि मूल्य जो है समाज के लिए अच्छा है, तो विरोध तो होना नहीं चाहिए। तटस्थता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूल्य लागू भी तो होने चाहिए, सामंजस्य तो होना चाहिए। मूल्य तटस्थ होकर के भी हम समाज का विकास नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, दो विकल्प है, ए समाज के लिए अनिवार्य है और सामंजस्य जो है समाज के लिए अनिवार्य है। तो सबसे अच्छा विकल्प ए है, मूल्य सामंजस्य जो है समाज के लिए अनिवार्य होता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। 20वां प्रश्न है, डहरनडार्फ के अनुसार कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को क्या किया जा सकता है, सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार किया जाए, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाए, सामान्यतः संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए, या प्रसंगानुसार
अस्वीकार, स्वीकार तथा संशोधित किया जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, तो यह भी विकल्प में पूछा जाता है। राल्फ डेहरनडॉर्फ ने वर्ग संघर्ष के संदर्भ में बताया था कि सत्ता का असमान वितरण। सत्ता जो है असमान रूप से वितरित होती है, इसकी वजह से सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। यह तो बहुत हो गई डेहरनडॉर्फ की और कार्ल मार्क्स की, किंतु कार्ल मार्क्स ने पहले सिद्धांत दिया था। तो डेहरनडॉर्फ महोदय कहते हैं कि जहां पे आवश्यकता हो प्रसंगानुसार उसे क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए, मतलब अस्वीकार किया जाए। यानी कि जहां पे आवश्यकता लगे कि इसको स्वीकार करने लायक है वहां पे स्वीकार किया जाए, जहां पे लगे कि यह स्वीकार करने लायक नहीं उसे अस्वीकार किया जाए, जहां पे लगे कि इसमें संशोधन करने लायक है तो संशोधन किया जाए। ऐसा विचार जो है राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय द्वारा दिया गया था। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, राल्फ डेहरनडॉर्फ ने कार्ल मार्क्स के विचारों का पूर्णतः खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहां पे आवश्यकता हो इसमें संशोधन किया जाए, जहां पे लगे कि यही इसमें अस्वीकार करने लायक चीज है तो उसको अस्वीकार किया जाए, जो चीजें अच्छी हैं उसे क्या कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। ऐसी विचारधारा जो है राल्फ डेहरनडॉर्फ ने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों की यह प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पे पूर्ण होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।